Welcome back to live class of English at Vijayapath Academy. And today our topic is part of speech, in which we will study pronouns, and in pronouns we will study interrogative pronouns. जैसे कि हमें पता है pronouns वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को या नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर देते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी क्या होते हैं कि वो भी किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जो प्रोनाउन की है वो सेम ही रहेगी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी वो नाउन को ही रिप्लेस करेंगे। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज अ प्रोनाउन इंट्रोड्यूस टू यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। जब भी हम किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। They can be used to substitute person, animal, thing when asking a question. उनको हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी एनिमल, पर्सन या थिंग को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमल, थिंग और पर्सन जो है वो नाउन है, और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो प्रोनाउन उनको रिप्लेस कर रहे हैं। Unlike other pronoun, the antecedent of the interrogative pronoun, that is the noun they replace, is not known until someone answers the question. कि जब तक कोई जो क्वेश्चन हमने किसी से पूछा है उसका आंसर नहीं देगा तब तक हमें उसका एंटीसीडेंट पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं हु इज ही, हु इज ही, तो हु तो मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया, इज ही। तो हु जो है जब तक कोई आंसर नहीं देगा मुझे कि ही इज अ बॉय, तो अब हु किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? बॉय के लिए। तो जब तक कोई मुझे आंसर नहीं देगा ही इज अ बॉय, तब तक मुझे उसके नाउन का पता नहीं लगेगा या उसके एंटीसीडेंट का पता नहीं लगेगा। तो बाकी सारे प्रोनाउंस में हमें एंटीसीडेंट का पता होता है, पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट का पता तभी लगेगा जब कोई हमें उस क्वेश्चन का आंसर देगा। मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। व्हाट, विच, हु, हुम और हुज। अब इन सबको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ये सारे ही हम यूज करेंगे टू क्रिएट अ क्वेश्चन। हम कोई क्वेश्चन क्रिएट करेंगे इनको यूज करके, और इनका जो आंसर हम अगर देंगे या आएगा तो वो उस प्रोनाउन का, दीज ऑल आर प्रोनाउंस। जब इसका हम कोई आंसर देंगे तो हमें उसके नाउन का पता लगेगा। जब तक हम आंसर नहीं देंगे हमें नाउन का पता नहीं लगेगा, सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। व्हाट, आस्क अबाउट अ थिंग और एनिमल from a large or unlimited number of options, or asking for a general information. एनिमल या थिंग के बारे में पूछ रहे हैं फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है बहुत सारी हैं। हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत सारी हैं, उसमें से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि दो स्टूडेंट बैठे हैं, दो में से मैंने एक का नाम पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम, तो वो एक लिमिटेड ऑप्शन है। दो हैं, दो में से एक का नाम पूछा है मैंने। मान लो 50 स्टूडेंट बैठे हैं,
उसमें से मैंने एक का नाम पूछा है, तो वो क्या है, लार्ज ऑप्शन है वो, क्योंकि 50 में से मैं किसी का नाम भी पूछ सकता हूं। ठीक है, तो ये जो हमने वर्ड लिखा है फ्रॉम अ लार्ज और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस, इसका यही मतलब है। आस्किंग फॉर अ जनरल इंफॉर्मेशन, सिर्फ हम जनरल इंफॉर्मेशन पूछते हैं इसमें, कि कोई कहाँ गया, किसी ने क्या खाया, किसी का नाम क्या है, ये सारी क्या होती हैं, जनरल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर डिनर। अब हम जब किसी से पूछते हैं कि आप डिनर में क्या खाना पसंद करोगे, तो डिनर जो है वो एक अनलिमिटेड चॉइस है, उसमें बहुत कुछ आता है डिनर में। सब्जियां भी आएंगी, दालें भी आएंगी, चावल भी आएंगे, राइस भी आएंगे, बाकियां भी आएंगी। तो उसमें से वो कोई भी अपनी ऑप्शन दे सकता है। वो हो सकता है वो बोलेगी मैं पिज्जा खाऊंगा, ठीक है, हो सकता है वो बोलेगी मैं राइस खाऊंगा। तो वो एक अनलिमिटेड चॉइस हुई। सेकेंड वन, व्हाट आर टाइटल ऑफ दीज बुक्स। अब बहुत सारी बुक्स मेरे पास हैं और मैं पूछ रहा हूं कि इन बुक्स का टाइटल्स क्या हैं। तो वो भी एक हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड चॉइस है। व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द बर्थडे। अब कोई अपने बर्थडे के लिए प्लान करता है, तो वो प्लान जब अपने बर्थडे के लिए करता है वो, तो वो अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। तो अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो। मतलब बर्थडे में आप लोगों ने अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो ना। बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। आप घर पे पार्टी दे सकते हो, आप बाहर पार्टी दे सकते हो, ठीक है, आप किसी को डिनर करवा सकते हो, किसी को लंच करवा सकते हो, या स्नैक्स दे सकते हो। तो वो एक लार्ज ऑप्शन हुई है हमारे पास। व्हाट इज योर नेम, किसी का नाम पूछ लिया हमने, सिंपल जनरल इंफॉर्मेशन है वो, तुम्हारा नाम क्या है, इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी। आप कोई मूवी देख के आए हो, कोई आपसे पूछता है कि उस मूवी का नाम क्या था, ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हम किसी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो हम व्हाट को यूज करते हैं, और व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड इंटरोगेटिव वर्ड। कल भी मैं इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। विच, अब विच जो है ना बेटा, थिंग और एनिमल के बारे में बात करता है फॉर फ्रॉम अ नैरो रेंज। नैरो रेंज मतलब थोड़ी सी चीजों के से। पहला वाला वर्ड जो था वो ब्रॉडर रेंज था, कि बहुत सारी चीजों में से पूछ रहा है चॉइस को। ये जो ये लिमिटेड रेंज में से पूछ रहा है चॉइस को, कि मान लो तुम्हारे पास दो शर्ट्स हैं, तो तुम पूछोगे वी शर्ट शुड आई वेयर, दो में से या तीन है, तो वो एक लिमिटेड चॉइस है। अब तुम लोग किसी से 10 शर्ट रख के तो नहीं पूछोगे ना कि 10 में से कौन सी पहनूं। दो या तीन रख लोगे, ज्यादा चार रख लोगे, उसी में से पूछोगे कि अब मैं कौन सी शर्ट पहनूं। व्हाट इज राम्स फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे तो होते नहीं है, तो राम का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्वेश्चन है ये। अब फिर से वही बात आई कि जब तक मैं इस क्वेश्चन का विच सॉरी आंसर नहीं दूंगा, तब तक इसका मुझे नाउन पता नहीं लगेगा। अब जो मैंने यहाँ पे विच लिखा है, विच इज राम्स फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो विच इज अ प्रनाउन, ये एक प्रनाउन है। पर इसका नाउन कहां पे है, इसका नाउन यहां पे नहीं है। जब मैं इसका आंसर दे दूंगा, मान लो मैं लिखूं गिटार इज द राउंड फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो गिटार जो हुआ वो इसका नाउन हुआ। ठीक है, जब इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा तभी उसके नाउन का पता चलेगा।
विच शर्ट शुड आई वेयर? अब विच शर्ट शुड आई वेयर, मैं बोलूं आई शुड वेयर येलो शर्ट, तो येलो जो हुआ वो क्या हुआ, उसका नाउन हुआ शर्ट का, विच के लिए। विच बुक डिड यू रेड, कौन सी रीड, सॉरी, जब भी डिड आता ना बेटा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, याद रखना इस बात को, डिड जहां भी आएगा। विच बुक डिड यू रीड, तो आपने कौन सी बुक पढ़ी, जब तक मैं बुक का नाम नहीं बताऊंगा तब तक मुझे विच का पता नहीं लगेगा। मान लो मैं बोलता हूं कि आई रीड गीता, आई रेड गीता, तो गीता जो है वो क्या है, विच का आंसर है। विच शीट वुड यू लाइक, कौन सी शीट पसंद करोगे आप, कौन सी, आई लाइक द फ्रंट सीट, तो फ्रंट सीट जो हुआ वो क्या आंसर हुआ, विच का आंसर हुआ, वो उसका नाउन है। विच कार डू यू प्रिफर टू बाय, आई प्रेफर टू बाय अ होंडा कार, तो होंडा कार जो हुआ वो क्या हुआ, उसका नाउन हुआ, और विच जो है वो प्रनाउन है। मतलब जो वर्ड हम यहां पे लिख रहे हैं ये सारे प्रनाउन है। जो वर्ड हमने इस तरफ लिखे ना बेटा सारे के सारे, वो सारे के सारे प्रनाउन है। नेक्स्ट है हु किसी पर्सन के बारे में बताता है जो किसी सेंटेंस में कोई वर्क कर रहा है या जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोलते हैं, और इसको हम कहां पे यूज करते हैं, पर्सन, पीपल और नेम्स के लिए। हु को हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। हु वन द रेस, रेस किसने जीती, निखिल वन द रेस, तो निखिल की जगह हमने क्या यूज किया, हु, तो निखिल इज द नाउन फॉर हु। जब तक हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा हमें नाउन का पता नहीं लगेगा। हु वन द रेस, तो हु के साथ में मेनली सारे के सारे पीपल या नेम्स आएंगे या पर्सन्स आएंगे। हु लिव्स इन दिस बिग हाउस, इस बिग हाउस में कौन रहता है, जब तक उसका नाम नहीं बताएंगे तब तक हमें क्या पता लगेगा कौन रहता है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, जब तक इसका आंसर हम नहीं देंगे हमें नहीं पता लगेगा दरवाजे पे कौन है। हु इज सिंगिंग द सॉन्ग, मतलब मेरा बोलने का बार बार मतलब ये है बेटा कि ये जो वर्ड सारे आ रहे हैं दीज आर प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउन है, हु। जब इसका हम आंसर देंगे तो जो आंसर में इससे लिंक होगा वो इसका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल हु हैज डन दिस वर्क, ये काम किसने किया, हु हैड डन दिस वर्क। मैं बोलूं श्याम हैज डन दिस वर्क, तो श्याम क्या हुआ, नाउन हुआ हु के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आंसर दे दिया ना कि ये काम किसने किया, ये श्याम ने किया। हुम, अब हु किस बात का बोलता है, हु रिसीव द एक्शन इन द आंसर, कि आंसर में जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, या इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन बीइंग एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। Whom did you give the key to, आपने चाबी किसको दी, अब whom किसको, आपने चाबी किसको दी, whom did you give the keys to, whom did the police suspect of crime, whom did the police suspect of a crime। अब मैं जब इसका आंसर दे दूंगा तो मुझे whom का आंसर पता चल जाएगा कि वो कौन है, whom भी एक पर्सन है, ठीक है, या तो नाम है या पर्सन है, जो कि
whom did you see yesterday? आपने कल किसको देखा? तो किसी आदमी को देखा, तो हम उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। whom do you wish to see? आप किसको मिलना चाहते हो? तो इसमें whom did you invite to preside over the function? आपने फंक्शन में प्रिजाइड करने के लिए किसको बुलाया? तो वो भी किसी ना किसी का नाम ही होगा। बिना नाम के हम लोग प्रिजाइड नहीं कर पाएंगे। अब जब हम नाम दे देंगे कि हमने किसको बुलाया, जी हमने गवर्नर को बुलाया, तो गवर्नर जो होगा वो whom का आंसर होगा कि गवर्नर has been invited to preside over the function. whose whose जो होता है पॉजेसिव केस है। whose किसका? whose pen is this? ये पेन किसका है? whose is this red big notebook? whose is this red big notebook? इसमें भी हम क्या पूछ रहे हैं कि ये रेड बिग नोटबुक किसकी है? तो ये किसी न किसी लड़के की होगी, लड़की की होगी, बच्चे की होगी, स्टूडेंट की होगी, उसका नाम होगा। जब हम उसका नाम बोलेंगे तो वो उसका नाउन होगा। मतलब whose का नाउन क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं कि ये रेड बुक गीता की है, तो गीता जो है वो whose का नाउन है, क्योंकि गीता जो है वो इस रेड बुक की मालिक है। whose pants are these? ये पैंट्स किसकी हैं? तो कोई ना कोई नाम होगा। whose is this beautiful house? सुंदर घर किसका है? ये सारे क्या बता रहे हैं? पोजेशन बता रहे हैं। whose is this? ये ब्यूटीफुल हाउस किसका है? whose is that white car on the road? अब whose और white car ये किसकी है? मतलब जो व्हाइट कार है ये किसकी है? तो हमने यहाँ पे जब किसी का नाम लेंगे कि ये व्हाइट कार सीता, गीता, राम, मोहन, श्याम जिसकी भी है, जब उसका हम नाम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये व्हाइट कार किसकी है। Whose idea was this project? ये प्रोजेक्ट किसका आइडिया था? तो वो भी किसी ना किसी का नाम होगा। बिना नाम के तो आइडिया नहीं होगा। बेटा आप जितने भी, अब यहाँ पे हमने जितने भी पूछे वो हमने सब पॉजेसिव केस पूछे कि जिसके पास पोजेशन है। जैसे whose idea was this प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट उसकी पोजेशन है, उसने वो प्रोजेक्ट बनाया है। whose jacket is on the chair? अब इस जैकेट का मालिक कौन है? तो वो पोजेशन जिसकी हुई वही मालिक हुआ। ठीक है, जिसके पास जिस चीज की पोजेशन होती है उस चीज का मालिक होता है। मेरे हाथ में अभी ये पेन है, ये मेरी पोजेशन में है, तो मैं इस चीज का मालिक हूं। आप लोगों के पास अपने बैग्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास, वो उनकी पोजेशन है, उनके बैग हैं। आपने हाथ में रिस्ट वॉचेस पहनी हुई है, वो आपकी पोजेशन है, आप उनके मालिक हो। जो चीज हमारी है वो हमारी पोजेशन है। अधिकार, या उस चीज को हमने अपने अधिकार में ले लिया है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अभी तक जो हमने पढ़े उन सब में लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आया। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब जो भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क में एंड होता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन? An indirect question doesn't end with a question mark because it's not a complete sentence. Rather, it's a noun clause that's part of a statement. तो ये कोई भी क्या है?
रादर इट इज अ नाउन। अब यहां से फिर से शुरू करते हैं। अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मार्क में एंड होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, हम किसको बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब an indirect question doesn't end in a question mark because it is not a complete sentence, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्या नहीं है वो, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रादर इट्स अ नाउन क्लॉज दैट्स पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। नाउन क्लॉज है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। इट implies a question, reports a question that someone asked. implies a question means कोई क्वेश्चन को इम्प्लाई करता है, या रिपोर्ट्स अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन की रिपोर्टिंग करता है। दैट समवन आस्क्ड और स्टेट्स वेदर समवन नोज द आंसर टू अ क्वेश्चन। तीन, इट इम्प्लॉइज अ क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पुट करता है, बोलने का मतलब ये है क्वेश्चन पुट करता है। रिपोर्ट्स अ क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के बारे में रिपोर्ट देता है। दैट समवन आस्क्ड, जो किसी ने पूछा हमसे। और स्टेट्स वेदर समवन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, या ये बताता है कि किसी को आंसर क्वेश्चन का पता है। दे अपीयर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस के शुरू में नहीं आते हैं, ये सेंटेंस के मिडल में आते हैं। यू आर गोइंग टू डू व्हाट इन डेली। अब आप लोग डेली में क्या करने जा रहे हो। अब इसके साथ में मैंने इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगाया है। यू आर गोइंग टू डू व्हाट इन डेली, इंटेरोगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट तरीके से हमने पूछा है कि तुम दिल्ली में क्या करने जा रहे हो। राम वंडर्ड हु लेफ्ट दैट जैकेट ऑन द चेयर। अब वो वंडर्ड कर रहा है कि ये जैकेट चेयर पे किसने रखी, उसको आंसर नहीं पता है। यहां भी मेरे को आंसर नहीं पता है। यू आर गोइंग टू डू व्हाट इन दिल्ली, तुम दिल्ली में क्या करने जा रहे हो, आंसर मेरे को नहीं पता है। आंसर तुमको ही पता है, जब तक तुम आंसर नहीं दोगे मुझे कोई पता नहीं लगेगा। राम वंडर्ड हु लेफ्ट दैट जैकेट ऑन द चेयर, ये भी क्या है, वो वंडर्ड कर रहा है कि ये जैकेट चेयर पे किसने छोड़ी है, उसको भी आंसर नहीं पता है। अखिल आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड फॉर माय बर्थडे। अब ये उसको भी नहीं पता था, उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि मुझे अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए। रश्मि डजंट नो हु गॉट द प्रमोशन। रश्मि को नहीं पता है प्रमोशन किसको मिली है, मतलब वो क्या है, अनसर्टन है वो, कि उसे नहीं पता है किसे प्रमोशन मिली है। शी डजंट नो द आंसर। नो वन नोज विच प्लेस शुड बी विजिटेड, किसी को नहीं पता है कहां जाना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू नो हुज दीज आर, ये किसके हैं, वो जानना तो चाहती है पर उसे पता नहीं है। दे आस्क whom टू कंसल्ट इन द मैटर, कि किससे हम मिले इस मैटर के बारे में, उन्हें आंसर उन्हें भी नहीं पता है कि किससे मिलना है हमें। शी वॉन्ट्स टू नो हुज दीज आर, ये 2 बार लिख दिया उसने। तो बोलने का मतलब ये है कि इन रेड क्वेश्चन में एक तो जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो बीच पे आएंगे, जैसे ये हु बीच में आया, व्हाट बीच में आया, हु आया, विच, हुज, हुम, ये सारे बीच में आएंगे। तो बीच में आएंगे। अब इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि
हमने क्या बोला था रिलेटिव प्रोनाउन में, जो दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं या जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ देते हैं। मान लो कि राम वंडर्ड हु लेफ्ट दैट जैकेट ऑन द चेयर। अब हु को जब मैंने बीच में लगा दिया तो ये क्या बन गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन भी बन गया। पर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है। अब डिफरेंस क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रह गया? चलो इसको लेते हैं हम। नो वन नोज विच प्लेस शुड बी विजिटेड। अब नो वन नोज, ये जो है विच प्लेस शुड बी विजिटेड, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं विच प्लेस शुड बी विजिटेड तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इससे आगे ही लिखूं विच प्लेस शुड बी विजिटेड, इंटेरोगेटिव बन गया ये। अब नो वन नोज विच प्लेस शुड बी विजिटेड, तो अब ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ में क्या बन गया, ये एक और रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि जो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन में आए थे वही वर्ड सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun is used to point or demonstrate or represent the noun that acts as the subject or object in the sentence. डेमोस्ट्रेट करना क्या होता है बेटा? डेमो देना। जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज का डेमो दे दो, कोई हम अप्लायंसेस लेते हैं घर के लिए या हम दुकान में जाते हैं तो उनको बोलते हैं जी इसका डेमो दिखाओ हमें, मतलब इसको चला के दिखाओ, वो उसका डेमो होता है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब भी क्या हुआ कि इन प्रोनाउन को चला के दिखाओ, डेमो दो हमें, क्योंकि ये काम कैसे कर रहे हैं, कि वो क्या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि वो क्या बता रहे हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं, हमेशा वो पॉइंट आउट करते हैं टूवर्ड्स सम स्पेसिफिक थिंग और पीपल और एनिमल। Used to point out or demonstrate or represent the noun that acts as a subject or object in the sentence. Pointing out the one preferred to and distinguish it from the other. कि जिसको हम प्रिफर कर रहे हैं उसे हम पॉइंट आउट करेंगे और उसे बाकियों में से डिफर करेंगे, मतलब उसको हम बाकियों से अलग कर देंगे और उसे पॉइंट आउट करेंगे। फोर मेन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस। अब दिस से शुरू करें हम तो मैं बोलूंगा दिस इज माई रिंग। अब मैं क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं यहां पे, ये रिंग मेरी है। अब मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं रिंग को स्पेसिफिकली कि ये रिंग मेरी है, दिस इज माई रिंग। अब अगर मैं दैट से लिखना होगा फिर क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज माई रिंग। अब क्या फर्क है दोनों के बीच में ये हम अभी देखेंगे। these are my rings।
those are my rings. दिस और दैट दे आर कॉल्ड सिंगुलर. जब सिंगुलर चीज के बारे में बात करेंगे और दिस और दैट बोलेंगे. जब प्लूरल के चीज के बारे में बात करेंगे तो दीज और दोज बोलेंगे. राइट. दिस और दैट जब बोलेंगे तो सिंगुलर के बारे में बात करेंगे. दीज और दोज जब बोलेंगे तो प्लूरल के बारे में बात करेंगे. उसके बाद दिस और दीज नियर इन टाइम और डिस्टेंस. That and those far in time or distance. This and these near in time or distance. That and those far in time or distance. This that singular के लिए यूज करेंगे. These और those plural के लिए यूज करेंगे. अब मैंने लिखा दिस इज माई रिंग. दिस सिंगुलर के लिए यूज किया. एक रिंग है. दिस मेरे पास है वो. दैट इज माई रिंग. वो रिंग थोड़ी दूर है तो मैं दूर से बोल रहा हूं कि दैट इज माई रिंग. दीज आर माई रिंग्स. ये रिंग्स मेरी हैं, वो मेरे पास ही हैं. दोज आर माई रिंग्स. वो रिंग्स भी दूर हैं. मैं बोल रहा हूं कि वो मेरी रिंग्स हैं. This represent a singular form. Refers to a particular person, place, animal or thing that is closer in time and distance. Closer in time and distance. इसका मतलब क्या हुआ कि वो टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से क्लोज है. कि वो हमसे डिस्टेंस मीन्स हमसे ज्यादा दूर भी नहीं है और टाइम के हिसाब से ज्यादा दूर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट. अब मैं कहीं पे बैठा हूँ रेस्टोरेंट में, वहां पे बोल रहा हूँ दिस इज माई फेवरेट रेस्टोरेंट. ठीक है. तो एक तो वो क्लोजर है मेरे लिए, दूसरा नजदीक है विद टाइम एंड डिस्टेंस. दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग. वो बुक मेरे हाथ में है, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग. दिस वॉज माई फादर्स रिंग. ये मेरे फादर की रिंग थी. तो हमने हाथ में पकड़ी हुई है, फिर हम बोल रहे हैं दिस इज द बेटर साइज देन दैट. ये उससे ज्यादा बेटर साइज है. इज दिस योर्स. क्या ये तुम्हारा है. तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारे नजदीक हैं और सिंगुलर है नंबर में. यहां पे कोई प्लूरल तो नहीं लिखा हुआ है ना. यहां सारे ही आपको सिंगुलर दिखेंगे. रेस्टोरेंट सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है, रिंग सिंगुलर है, साइज सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है. राइट. तो दिस को कहां पे यूज करेंगे, जहां पे सिंगुलर होगा और वो चीज
इज नियर इन टाइम एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस तो तुम्हें लग गया पता कि मैं यहाँ पे हूं तो यहाँ पे चीज नजदीक है। टाइम का मतलब होता है कि मान लो कि अभी तुम 10 बजे की बात कर रहे हो तो वो 10:05 की बात कर रहा है। अगर तुम अभी के 10 बजे की बात कर रहे हो और वो कल के 10 बजे की बात कर रहा है तो दैट विल बी फॉरेन टाइम। और डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस है, नियर डिस्टेंस है। अब मैं बोलूं यहां से लेकर सड़क तक का डिस्टेंस है तो वो फार डिस्टेंस है, वो दूर है हमारे लिए। ठीक है, तो दिस को हम कहां पे यूज कर रहे हैं? जो हमारे लिए टाइम और डायरेक्शन के हिसाब से नजदीक है, डिस्टेंस के हिसाब से नजदीक है। डायरेक्शन नहीं लेंगे, डिस्टेंस लेंगे हम यहां पे। दिस बुक इज माइन। ये किसकी बुक है? मेरी बुक है। हम सब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल डे। दिस इज माई पेन। दिस प्रॉब्लम इज गिविंग मी हेडेक। दिस कप ऑफ आइसक्रीम इज डिलीशियस। जब हमने दिस बोल दिया, दिस कप, तो यानी कि ये कप आइसक्रीम का मेरे हाथ में है और मैं इसको खा रहा हूं। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से नजदीक में है और डिस्टेंस के हिसाब से भी नजदीक में है। दिस इज माई पेन, तो वो भी पेन मेरे हाथ में है, मैं बोल रहा हूं कि ये पेन मेरा है। दैट भी सिंगुलर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, पर ये उन चीजों के बारे में बताता है जो चीजें टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से दूर हैं। ठीक है, जो चीजें टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से दूर हैं, ये उनके बारे में बताता है। refers to a particular person, animal or thing that is further away in time and distance। एक तो सिंगुलर फॉर्म है दैट के लिए, दूसरा जो चीज हमसे दूर है। दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन बाय बुक्स एट अ लोअर कॉस्ट। दैट इज द प्लेस, ये वो जगह है। दैट, अब मैं दूर की जगह की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दिस इज द प्लेस। मैंने ये नहीं बोला दिस इज द प्लेस, मैं बोला दैट इज द प्लेस। सेकेंड, दैट इज माई ब्रदर, क्या वो मेरा भाई है? भाई मेरा भी यहां पे नहीं है, वो भाई दूर है मेरे से। दैट इज द कार दैट हिट द लिटिल बॉय, ये वो कार है जिसने उस छोटे लड़के को मारा। दैट्स माई ओपिनियन एंड आई एम स्टिकिंग टू इट, ये मेरे विचार है और मैं इनके ऊपर स्टिक करता हूं। स्टिकिंग का मतलब होता है कि उनके ऊपर अड़ा हुआ हूं, अड़ी हूं मैं। आई नो द वे दैट कैन लीड टू हाईवे, मुझे वो रास्ता पता है जो हमें हाईवे पे पहुंचा देगा। She broke the vase that her dad had gifted, उसने वो गुलदस्ता, गुलदस्ता तो नहीं बोलेंगे, वो फूलदान तोड़ दिया जो उसके फादर ने उसे, वेस होता है फूलदान जिसमें फूल रखते हैं। ठीक है, वेस बोलते हैं उसे। That her dad has gifted, I have done the work that will make you happy, मैंने वो काम किया है जिसे देख के तुम खुश हो जाओगे। दैट इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। दैट कार इज एक्सपेंसिव, ये कार एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं दिस कार इज एक्सपेंसिव, दैट कार इज एक्सपेंसिव, वो कार कहां है? एक तो ना दिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार यहां पे है, यहां पे मैं बोल रहा हूं दिस कार इज एक्सपेंसिव। मैं बोल रहा हूं दैट कार इज एक्सपेंसिव, पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं उसको कि वो कार दूर है और वो एक्सपेंसिव है। और दिस बोल लूंगा तो वो कार मेरे सामने खड़ी है। वैसे ही दैट इज योर पेन, दिस इज योर पेन,
हाथ में पेन है, दिस इज योर पेन, वहां पे पेन है, दैट इज योर पेन। मेन डिफरेंस बेटा ये समझने का है कि दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। सेकंड, दिस वो यूज होगा जो बहुत ही नजदीक है हमारे, और दैट वो यूज होगा जो हमसे दूर है। दूर हम किलोमीटरों में नहीं ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई चीज बैठी है और तुम दिल्ली में बोलो दैट वाज लाल किला, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो तो बेटा वो मतलब दूर होगी चीज, पर वो इतनी भी दूर नहीं होगी कि तुम लोगों की 500 ही बार है वो। ठीक है, बोलने का कि एक ही तुम्हारे पास पोजेशन है, दिस जो है वो तुम्हारी पोजेशन में है, दैट तुम्हारी पोजेशन में नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। Okay, that's all for today. Thanks for watching.